जय हिंद दोस्तों। आज की जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो आपका लखनऊ एआरओ था ना, जहाँ पे जीडी का एग्जाम हुआ था, वहां पे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। बस दोस्तों यहाँ पे ये करिएगा, मैं जितने क्वेश्चन आप करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। इसके बाद दोस्तों मैं इसके कुछ आपको मेन मेन पॉइंट भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो इस बार जो अपना जून महीने में एग्जाम लगने वाला आर्मी जीडी का, वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ भी रहेगी, मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं इसको प्रोवाइड आपको करा दूंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन पिछली बार आपका ये पूछा गया था लखनऊ एआरओ में कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, और जहां पे ये चार ऑप्शन हमारे दिए गए थे, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा सीएनजी, चौथा एलपीजी। तो बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते हुए चलना, और इसके साथ जो मैं इसके मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। आप ये यकीन मान चलना, जब भी आप पेपर देने जाओगे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहां पे नजर आ जाए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में वहां पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कहे दो दोस्तों, ये कहोगे मीथेन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों क्या क्या चीजें और आपसे आपके पेपर यहाँ पूछी जा सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पे कभी ये पूछा जाए मीथेन का रासायनिक सूत्र बता दो, क्या हो जाएगा, तो आप CH4 यहाँ पे बता दोगे। वैसे दोस्तों जो आपका बायोगैस होता है, और कभी अगर आपसे इसका पूछा जाए जो आपका बायोगैस होता है, अगर बायोगैस का आपसे पूछा जाए तो बायोगैस में क्या क्या रहेगा आप बताओगे। बायोगैस में एक तो हो गया आपका मीथेन, मीथेन बता दोगे बायोगैस में, ये आपका होता है 75%, तो बायोगैस में मीथेन गैस वहां पे होती है। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या, इसके बाद क्या होता है, एक इसमें CO2 गैस भी यहाँ पे आपकी आती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ये दोस्तों इसका टोटल परसेंटेज 25% आपका यहाँ पे होता है। और कुछ मात्रा में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और कुछ मात्रा में आपका नाइट्रोजन भी होता है। ये कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पे आपके यहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों ये बायोगैस वाला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लखनऊ एआरओ में नहीं, लेकिन जबलपुर एआरओ में आपका बायोगैस ये चीज यहाँ पे पूछी गई थी। तो दोस्तों जितने चीजें आपको बताई जा रही सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से नोट जरूर करते हुए चलिएगा। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल था, इसमें पूछा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आपका हो जाएगा। जहां पे ये चार ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे थे, तो दोस्तों इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप बताओगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ हमें कि जो आपका फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर आपका हमें पता है क्या होता है फ़ारेनहाइट, एक तो आपका होता है फ़ारेनहाइट होता है, और इसके अलावा कभी आपका जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये बताओ वो कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे इन दोनों के मान आपके यहां बराबर होते हैं। तो कौन सा टेम्परेचर आप बताओगे, तब दोस्तों आपको बताना है क्या, -40 डिग्री आपका यह टेम्परेचर आपको बता देना कि जो -40 डिग्री होता है वहां पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के जो ताप होते हैं ये आपके दोनों वहां पे बराबर आपके हो जाते हैं। वैसे दोस्तों सेम ऐसा ही एक यहाँ पे होता है जो आपका माइनस का 25.6 डिग्री ताप पर, ये इस ताप पर आपका जो फ़ारेनहाइट होता है, एक नोट करें क्या, फ़ारेनहाइट यहाँ पे नोट कर लेना, और फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे क्या बताओगे जो आपका र्यूमर एक तापमान होता है, र्यूमर र्यूमर, इन दोनों के पाठ्यांक यहाँ पे बराबर होते हैं। तो फ़ारेनहाइट और र्यूमर का पूछेगा, आपको बताना -25 डिग्री, और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस पूछना जाएगा आपको -40 डिग्री यहाँ बताना है। ये दोनों पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दोनों के दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, और ये दोनों पॉइंट भी आपके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। जो कुंडली होती है आपने देखा, जो तार लगाना जब हम लोग करंट उसमें डालते हैं तो जो जला करते उसे क्या कहते हैं, बताओ। सेल है, फ्यूज है, स्विच है, एलिमेंट है, क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है।
तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका टंगस्टन धातु होती है, एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी कौन सी धातु होती है, टंगस्टन की एक धातु दोस्तों आपकी होती है टंगस्टन धातु। कभी ये पूछा जाए टंगस्टन धातु का इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो उपयोग दोस्तों क्या बताओ, जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, क्या उपयोग बताओगे, विद्युत बल्बों के फिलामेंट में, विद्युत बल्बों के जो आप देखा होगा जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में इसका यूज वहां पे किया जाता है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये नोट करना। अगर कभी ये पूछा गया विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का यूज किया जाएगा, तो आपको बताना है टंगस्टन धातु का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एलिमेंट यहाँ पे नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप एक बार नोट जरूर करना, इनका रिवीजन और प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। इसके बाद एक अगले सवाल में पूछा गया प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन सा तरल पदार्थ आपका हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये कहोगे आप कोशिका द्रव्य, क्या कह दोगे, कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी प्लाज्मा झिल्ली एवं कंदरक के बीच द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य आपका कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों नोट कर लेना, क्योंकि ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मान के आप चलिएगा, अगर जो मैं यहाँ 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगर यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन तक अपना स्कोर कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही, बस इसे आप कंटिन्यू अपनी वहां पे बनाए रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य, हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ अच्छा, बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, जो आपका एक बेरी बेरी रोग होता है, ये कौन से विटामिन की कमी से होता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताइए। राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कितना बता दोगे, देखो बेरी बेरी बताओगे विटामिन B1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछ लिया जाए जो विटामिन B1 होता है इसके स्रोत क्या है, ये हमें कहां से प्राप्त होता है, तो स्रोत में दोस्तों आप क्या चीज बता दोगे, जैसे एक हो गया आपका मछली, क्या बताओगे स्रोत में, एक हो गया मछली हो गया, सेम ऐसे आपका गाजर हो गया, जैसे सूखे मेवे, सूखे मेवे यहाँ पे नोट कर लें, सूखे मेवे हो गया, और यहाँ पे नोट कर लें से अनाज हो गया, अनाज। इनमें क्या होता है, यहाँ से आपको विटामिन जो बी होता है ये आपको प्राप्त हो। दोस्तों जो विटामिन बी होता है पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स ही एक होता है, विटामिन B1 B2 B3 ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स ही दोस्तों आपका ये वहां पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक जो विटामिन डी लिखा हुआ है ना, तो विटामिन डी की कमी अगर कभी हो जाती, क्या हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है। तो क्या बताओगे कौन सी बीमारी होती है, तो आप क्या कहोगे, जो बच्चे होते हैं बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाएगी, आप बताओगे बच्चों में सूखा रोग। आपने देखा होगा जो आपका सूखा रोग लिख के हुआ पेपर में आएगा, या फिर दोस्तों आपका रिकेट्स वहां पे लिखा हुआ आएगा, तो सूखा रोग पूछ ले या रिकेट्स नामक बीमारी आपको वहां पे देखने को आपको मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया बच्चों में, और यहीं पे जो बड़े होते हैं बड़ों में या वयस्कों में कौन सी बीमारी देखने को मिलती, तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे, आप कहोगे ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया आप यहाँ पे कह दोगे, ऑस्टियो मलेशिया बीमारी आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। सेम दोस्तों ऐसे जो विटामिन सी यहाँ पे दिया जा रहा है, तो विटामिन सी की कभी अगर कमी हो जाती शरीर में तो कौन सी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी, आप बताओगे स्कर्वी। कौन सी जो दिक्कत होती है, स्कर्वी में दोस्तों होता क्या, जो आपके ओंठ वो आपके मसूड़े होते हैं इनमें सूजन आ जाती है और वहां से ब्लड भी आना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो शरीर में कभी अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी नामक बीमारी आपको वहां पे देखने को आपको मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों एक बार यहाँ पे नोट करना, हर पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण
जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है, बताओ इनमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ये बताओगे बुखार, क्या बता दोगे, बुखार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका बुखार होता है ना, ये आपका एक जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण होता है, और ये आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड आपका होता है। किसके द्वारा आपका होगा, क्या बता दो यहाँ पे, कौन सा संक्रमण आपका होता है, यानी कौन सा, तो यहाँ पे कौन से जीवाणु का नाम बताओ, क्या हो जाएगा, जीवाणु का नाम आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे नोट करोगे साल्मोनेला, क्या नोट कर लोगे यहाँ पे, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, टाइफी, टाइफी। इस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, टाइफाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और जिसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है, उल्टी होती, 10 आज के लक्षण हमें वहां पे दिखाई पड़ जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं कुछ पॉइंट ही नोट करा, पहले ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, मैं सारे पॉइंट कुछ इंपोर्टेंट नोट करा देता हूँ कि जीवाणु से क्या क्या रोग आपके होते हैं जो आपके एग्जाम में वहां पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट इसके नोट करा देता हूँ, क्या आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाता है। अब कभी दोस्तों आपसे ये पूछा जाए, अच्छा जो आपके जीवाणु होते हैं, अब बताओ अच्छा जीवाणु से क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, तो एक क्या बताओगे, जो आपका कुष्ठ रोग होता है, एक क्या बता दोगे, जैसे कुष्ठ रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। ऐसे ही आपका टीबी हो गया, टीबी किससे, जीवाणु से होगा। ऐसे ही आपका दोस्तों जो प्लेग हो गया, ये किससे होगा, जीवाणु से आपका होता है। ऐसी एक दोस्तों और नोट करना, क्या, डिप्थीरिया, एक और लिख लेना, क्या, डिप्थीरिया, ये किससे हो जाता है, ये भी आपका जीवाणु से यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। ये सारे तो जीवाणु से आपके रोग यहाँ पे होते हैं। और दोस्तों कभी एक पॉइंट ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ संचारी रोग कौन से होते हैं, संचारी रोग अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, तो संचारी रोग में दोस्तों क्या कहोगे, ये रोग क्या होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं। जो संचारी रोग क्या होते हैं, आप से दूसरे को होगा, दूसरे तीसरे से होगा। तो संचारी रोग में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, जैसे आप बताओगे टाइफाइड, आपने क्या बता दिया, एक बता दिया टाइफाइड बता दिया, एक आपका जैसे एड्स हो गया, इसके बाद जैसे दोस्तों आपका टीबी हो गया, टीबी हो, इसके बाद दोस्तों जो से आपका कुष्ठ रोग हो गया, एक आपका क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो। इन रोग दोस्तों क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं, यानी एक दूसरे से ये आपके वहां पे फैलते रहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आप यहाँ पे जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ये तो अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। इसके बाद एक अगले सवाल में पूछा गया, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित आपका नहीं है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। दोस्तों ये आप जो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिलहाल ये टारगेट लेके चलना है, अगर आपके 36 क्वेश्चन तक आप यहाँ पे सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही वहां पे चल रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये सिलिकॉन होता है, क्या होता है, जो आपका दोस्तों ये सिलिकॉन होता है, तो कभी अगर इसका ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, आप बताओगे 14 होता है। और दोस्तों ये कहां किसका हो जाएगा, यहां पे नोट करना, ये आपका तीसरे आवर्त में आता है। कौन से आवर्त में आएगा, आप बता दोगे, ये आपका तीसरे आवर्त में आपका ये है, ना कि छठे आवर्त में। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सा छठे आवर्त से संबंधित नहीं है, तो जो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन आपका तीसरे आवर्त में आता है, ना कि ये छठे आवर्त में आपका यहाँ पे आपका आता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना, जो आपका ये सिलिकॉन होता है, ये आपका जो सिलिकॉन होता है, ये क्या होता है दोस्तों, आपका ये अर्धचालक पदार्थ। ये कैसा चालक पदार्थ होता है, आप बताओगे, अर्धचालक पदार्थ आपका ये यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अगर ये पूछ लिया जाए, आखिर ये भी हमें बता दो इसका यूज कहाँ पे होता है सिलिकॉन का, तो क्या बताओ, जैसे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट में, या फिर बताना जो जैसे सोलर सेल होते हैं, क्या होते हैं आपके सोलर सेल,
सोलर सेल में इसका यूज होता है। ये चीज ध्यान रखना कि जो आपका सिलिकॉन होता है क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। इसका यूज कहां पे होता है, सोलर सेल में इसका यूज वहां पे किया जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। सारे क्वेश्चन आप नोट करना, इनका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार लखनऊ एआरओ में पूछे गए थे, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जा रहा है। तो जो चीजें आपको मान लो एग्जाम में पूछे जा चुके वो अच्छे से तैयार करना। इसके साथ जो मैंने आपको कंप्लीट इसके नोट्स प्रोवाइड करा रखे, आज सब्जेक्ट है वो नोट्स तैयार कर लो घर बैठ के, और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा बस आप इस पे फोकस करो। एग्जाम तक जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही आप फॉलो करते चलो, आपके एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। एक अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन बनाती है, गैलियम से अपमिश्रित सिलिकॉन बनाती है, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। और ये भी आपके सारे क्वेश्चन लखनऊ एआरओ के मैं ही करा रहा हूं, एक एक करके जितने भी आपके एआरओ के सारे में क्वेश्चन आपको वहां पे करा दूंगा। बस दोस्तों एग्जाम तक जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे आप यहाँ पे फॉलो करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे, ये हो जाएगा दोस्तों पी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, गैलियम में अमिश्रित सिलिकॉन बनाती है, कौन बनाती है, पी प्रकार की अर्धचालक बनाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला सवाल दोस्तों ये आता है, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है, कौन सा बनेगा बताओ। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सीधा सीधा क्या बता दोगे, ये बताओगे क्रोमियम। यहां पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में भी इनके सीरियल ऊपर नीचे होंगे, तो आपको वहां पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल वहां पे नहीं होना है। ये आपका ऊपर नीचे सीरियल दिएगा, मैं इसी वैसे क्वेश्चन ला रहा हूं ताकि एक आपको आइडिया ये लग सके, क्योंकि अब आपके ऑनलाइन एग्जाम वहां पे हो रहे हैं, तो सीरियल पे आपको बहुत ज्यादा फोकस भी वहां पे आपको कर लेना है। और दोस्तों जो आपको ये क्रोमियम होता है ना, कभी ये पूछ लिया जाए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका बताओ परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या बता दोगे। ये दोस्तों हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले सवाल में ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, एक्टिनाइड श्रेणी का हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो कौन सा दोस्तों होता है, ये आपका थोरियम होता है। ऑप्शन सी कौन हो जाएगा, थोरियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे ये चीज पूछ ली जाती कि ये बता दो, अच्छा इसका परमाणु क्रमांक, इसका एक चीज ये बता दो, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक ये बता दो, ये परमाणु क्रमांक नोट करो क्या हो जाएगा, या फिर परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा ये आप बता दोगे 89। देखो जो यहाँ पहले ये चीज पॉइंट नोट करो जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि दोस्तों जो आपकी एक्टिनाइड श्रेणी होती है, एक्टिनाइड श्रेणी में 15 तत्व शामिल है। कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि टोटल इसमें कितने तत्व यहाँ पे शामिल है, तो आप पहले क्या बताओगे, इसमें टोटल 15 तत्व हैं। पहला चीज तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो एक्टिनाइड श्रेणी होती है जिसमें आपका एक थोरियम होता है, इसमें टोटल तत्व कितने, 15 तत्व यहाँ पे आपके हो जाएंगे। और जिनका दोस्तों परमाणु क्रमांक किनके बीच में आता है, तो यहाँ पे ये आप पॉइंट नोट करना कि जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक किनके बीच में आपका आएगा, आप बताओगे 89 से लेके आपका 103 के बीच में यहाँ पे आपका परमाणु क्रमांक दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये एक्टिनाइड श्रेणी होती है, ये क्या होते हैं, अत्यधिक उभयधर्मी होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, आप बताओगे अत्यधिक, अत्यधिक क्या होंगे, ये उभयधर्मी, अत्यधिक क्या हो जाएंगे, उभयधर्मी आपके यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये मैग्नीशियम दिया जा रहा है ना, मैग्नीशियम, कभी अगर इसका मैग्नीशियम का ही आपसे अगर पूछ लिया जाए तो मैग्नीशियम का दोस्तों ये बताना, इसका बताओ परमाणु क्रमांक क्या होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बता दो क्या हो जाएगा, कितना आप बता दो, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12 हो जाएगा।
और दोस्तों जो आपका ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक पॉइंट और ये नोट करना, ये आपका क्षारीय, ये आपका क्षारीय मृदा तत्व है, ये आपका क्षारीय मृदा तत्व आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, आपका ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि अगर ये पूछा जाता है कि जो आपका मैग्नीशियम होता है इसका बता दो परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक कितना बता देना, हमें 12 बता देना है। और ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय मृदा तत्व आपका यहाँ पे ये हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल था, इसमें ये पूछा गया है चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। जो चांदी आपकी होती है इसका ये बता दो आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे ये आपके दिए जा रहे हैं, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना आप बता देंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.8 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी चांदी होती है इसके बारे में एक चीज ये हमेशा याद करना, ये विद्युत की चालकता सबसे ज्यादा होती है। इसकी जो विद्युत चालकता क्या बताओगे यहाँ पे, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा क्या बताओगे, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा यहाँ पे चांदी का पूछा गया, चांदी की जगह अगर आपसे सोने का पूछ लिया जाता है कि सोने का आपेक्षिक घनत्व बता दीजिए कितना, दोस्तों ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ पूछे जाते हैं। तो सोने का आपेक्षिक घनत्व अगर पूछा जाए ये कितना हो जाएगा, 19.3 आपका यहाँ पे हो जाता है। तो सोने का पूछेगा 19.3 आपको बताना है, चांदी का पूछेगा आपको 10.8 बताना है। चांदी के बारे में ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद एक सवाल पूछा गया, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का जो वेग होता है ये कितना होता है, तो हम सभी को पता ही है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना आप बता दोगे। ये दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, दोस्तों ये हमेशा डिपेंड किस पे करता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कि आपके ऑप्शन वहां पे क्या दिया जाए। जैसे यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको यहाँ पे होना चाहिए 332, अगर ये दोस्तों 332 आपके ऑप्शन दिया गया है तो आपको हमेशा 332 पे वहां पे टिक करना है। अगर आपके क्वेश्चन 332 नहीं दिया गया है तो 332 के ऊपर जो आपका दिया जाएगा उसका आंसर आपको यहाँ पे टिक करना है, क्या बताओगे। और 343 आपका ये यहाँ पे हो जाता है, यानी ये क्या दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोस्तों जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, जो ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वैसे दोस्तों आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, वैसे हमें यहाँ पे आंसर आपका 332 ही यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों जो आपका ये 343 वहां पे टिक किया गया था, जो लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ था, क्योंकि यहाँ पे ये हमें देना चाहिए था, हवा में ध्वनि का वेग ना लिख के ये लिखना चाहिए था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तब तो हमारा 343 मीटर पर सेकेंड आंसर आपका राइट होता है। नहीं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड आपका होना चाहिए था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर 332 यहाँ पे नहीं दिया जाए तो जो वैल्यू इसके आसपास आपकी मिल जाए उसी पे आपको हमेशा टिक करना, वही आपका राइट आंसर वहां पे हो जाएगा। अब इसके बाद उसे एक सवाल में यह पूछा गया है कि वेबर प्रति सेकंड के बराबर होता है। जो आपका वेबर प्रति सेकंड होता है ये किसके बराबर आपका हो जाएगा, तो क्या बताओगे यहाँ पे, ये दोस्तों हो जाएगा ओल्ड के, किसके बराबर, ओल्ड के बराबर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका ओम दिया जा रहा है, ओम किसकी इकाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका विद्युत, क्या पॉइंट लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे विद्युत प्रतिरोध की, किसकी लिख दोगे यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध की इकाई दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और एम्पियर किसकी इकाई हो जाएगी दोस्तों, ये आप बताओगे विद्युत धारा की, किसकी इकाई बताओगे, विद्युत धारा की इकाई दोस्तों यहाँ पे आप बता देंगे। कूलाम किसकी इकाई बताओगे, ये आपको बता दोगे विद्युत आवेश की, ये किसका बता दोगे आप, विद्युत आवेश की इकाई यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं
कि इनकी इकाई क्या क्या यहाँ पे होती हैं। अगले सवाल में पूछा गया मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। जो आपका मायोपिया होता है इसे आप किस नाम से जानेंगे, ये यहां पूछा गया है। तो मायोपिया को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, ये जानते हैं हम निकट दृष्टि दोष से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका मायोपिया होता है, क्या होता है मायोपिया, मायोपिया को अवतल लेंस वाले चश्मे अथवा कॉन्केव लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। जो आपके मायोपिया प्रॉब्लम होती है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो कभी अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए ये बताओ कौन सा लेंस हम लोग इसके लिए यूज करोगे, आप कौन सा लेंस बताओगे, आप बता दो यहाँ पे अवतल लेंस। कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, अवतल लेंस का यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। तो कभी भी पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करेंगे, तब आपको बताना हम अवतल लेंस का यहाँ पे आप यूज करेंगे। अभी दोस्तों एक एक करके जितने भी आपके सेट हैं, जितने भी एआरओ जो क्वेश्चन पूछे वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ताकि एक आइडिया आपको ये लग सके क्या हमारा पैटर्न है, क्या लेवल होता है, कैसे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है। उस अवस्था का नाम बताओ, क्या हिम है, गैस है, ठोस है, द्रव है। कौन सी अवस्था आपकी ये हो जाएगी। तो कौन सी अवस्था दोस्तों आपको बता देनी, यहां पे सीधा सीधा बताओगे गैस अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपके हो जाती है। दोस्तों जो पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती, आप बताओगे 3 अवस्थाएं होती। कौन सी होती, एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होती है। कितनी अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो पदार्थ की वो अवस्था कौन सी हो जाएगी, वो गैसीय अवस्था आपकी यहाँ पे हो जाती है। एक अगले सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन सा। यहां से हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके जीके के यहाँ पे आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये बताओ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में, कि जालौक हो गया, अवंती हो गया, नंदी हो गया, बृहद्रथ हो गया। तो किसका नाम बता दोगे आप यहाँ पे, बृहद्रथ का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये याद करना कि जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति, इनके सेनापति का नाम क्या हो जाएगा, एक सेनापति इसका हो जाएगा पुष्यमित्र ने। इनके सेनापति क्या हो जाएंगे, पुष्यमित्र ने इनकी हत्या करके क्या किया, यहाँ पे शुंग के द्वार, यहाँ पे क्या लिख लेना, यहाँ पे शुंग के द्वार आपको 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में वहां पे की थी। और दोस्तों ये जो आपका पुष्यमित्र होता है, पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। कभी दोस्तों आपसे ये अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ आप कि जो आपका शुंग वंश है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसका नाम बताओगे आप, पुष्यमित्र का नाम यहाँ पे आप याद करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपके शुंग वंश होता है ना, जो शुंग वंश यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे पूछा जाए इसके अंतिम नरेश कौन थे, इसके अंतिम नरेश, इसके अगर आपसे कभी पूछ लिए जाए तो आप किसका नाम बताओगे, तो नाम बताओगे देवभूति। किसका नाम बताओगे, देवभूति। किसका नाम बता दो यहाँ पे, देवभूति का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये देवभूति है, तो देवभूति की हत्या ये कौन करता है, इनके क्या होते जो आपके अमात्य होते हैं, कौन करते हैं, वासुदेव। इनकी हत्या कौन करते हैं, वासुदेव। ये इनकी हत्या यहाँ पे करते थे। ये कुछ बेसिक चीजें आप यहाँ पे एक बार नोट करना कि पहले क्या याद करो, जो ब्रदर थे ये क्या हो जाएंगे, मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। इनकी हत्या कौन करते, जो इनका पुष्यमित्र, इनका जो सेनापति था, इनकी हत्या कर देता है। इनकी हत्या करके ये शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे करता है। और इसके बाद जो ये याद करना कि जो आप कभी ये अगर पूछा गया कि जो आपका शुंग वंश होता है, अब शुंग वंश के अंतिम नरेश कौन हो जाएंगे, तब किसका नाम बताओगे, देवभूति हो जाएंगे। और देवभूति किसने हत्या की, इनकी हत्या करते वासुदेव, इनकी हत्या वहां पे कर देते। तो ये कुछ पॉइंट आपके हो जाते जो आपको पता यहाँ पे होने चाहिए थे। अब अगला सवाल दोस्तों ये आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। तो किसने भेजा, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं।
तो इन चार ऑप्शन में बताना है कि आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बताओगे सेल्यूकस। क्या बताओगे, सेल्यूकस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका मेगास्थनीज होता है ये कहां का शासक था, आप क्या बताओगे, ये आपका जो यूनानी शासक यानी यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। जो मेगास्थनीज क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज दोस्तों हो जाएगा जो आपका यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो ये सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे वहां पे भेजा था। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो आपका मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ने एक बात ये यहाँ पे की थी कि जो यहाँ का समाज था, मेगास्थनीज ने क्या कहा था, यहाँ का जो समाज था आपका ये कितने वर्गों में बटा हुआ था, 7 वर्गों में दोस्तों ये आपका बटा हुआ था। तो कौन कौन से वर्ग दोस्तों, ये 7 वर्ग थे। जैसे एक आपका हो जाता दार्शनिक, एक था परिषद, एक था अधिकारी, एक थे सैनिक, एक कृषक, एक क्या शिल्पकार, एक क्या पशुपालक। इन सात भागों में ये समाज उस समय डिवाइड था। ये बात कौन कहता है, मेगास्थनीज वहां पे कहता है। इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ये सेल्यूकस इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा गया, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो किस भाग से संबंधित हो जाएगा, कौन सा पूछा गया, अनुच्छेद नंबर 32। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने का एक मकसद ये अपना हो जाता है ताकि आपको एक आइडिया ये लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको वहां पे तैयारी करने की आपका एग्जाम वहां पे क्लियर आपका हो जाए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा क्या, भाग थर्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी जो दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी भारतीय संविधान के भाग थर्ड में अनुच्छेद नंबर 32 से लेके क्या बताओगे, वो अनुच्छेद नंबर 12, इसमें क्या दिया गया, इसमें आपका बताया गया अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान आपके दिए गए। तो यहां पूछा गया अनुच्छेद 32 किस भाग में आएगा, भाग नंबर 3 में आपका यहाँ पे आपका आ जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। एक चीज दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि दोस्तों जो आपको ये अनुच्छेद नंबर 32 है, जो आपको ये अनुच्छेद नंबर क्या है 32, यहाँ पे एक चीज ये नोट करना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव क्या लिखोगे यहाँ पे, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद नंबर 32 को क्या कहा है, इसे कहा है संविधान की आत्मा। इसे क्या कहा था, इसे कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा लिख पूछ सकता है या फिर आपका लिख के आ सकता है हृदय कहा था। तो कभी आपसे ये पूछा गया है संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को बोला था, आपको अनुच्छेद नंबर 32 को आप यहां याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद उसे एक सवाल ये आपसे पूछा गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होती है इनकी आयु क्या है, यानी कब ये रिटायर आपके वहां पे होते हैं। क्या बता दोगे दोस्तों, आप बताओगे 62 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर आप कितनी कर देगी, अब 62 वर्ष कर देगी। पहले उम्र क्या थी, पहले उम्र थी केवल 60 वर्ष थी, अब उम्र कितनी कर दी गई, उम्र कर दी गई 62 वर्ष कर दी गई। और ये कब की गई थी दोस्तों, ये आपकी की गई थी 15वां, क्या कहोगे 15वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था 1963 में। 1963 में जब संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इनकी उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल आपकी वहां पे कर दी गई थी। तो ये पॉइंट भी याद कर लेना कि कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर आप इस पे कभी टिक ना कर देना, कई बच्चे पुरानी बुकें आपकी दी जा रही वहां पे कई में आप ये 60 ही वहां पे छपा हुआ है, तो वो चीज वैसे आपको नहीं याद करना है, आपको बस इतना याद करना अब क्या हो जाएगा, आपके 62 साल आपके यहाँ पे हो गई है। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया था, ये बताओ चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित आपका हो जाएगा। भाई ये तो आंसर आजकल मेरे ख्याल शायद कोई बच्चा यहाँ पे गलत करेगा, आपके एग्जाम में भी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए
तो कोई बच्चा इसका आंसर वहां बिल्कुल नहीं गलत करे, क्योंकि यहाँ पे सारी सारी चीजें उसे खुद ना खुद यहाँ पे पता अपने आप ही यहाँ पे हो जाती हैं। तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर यहाँ पे कितना कह दोगे, इसका राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का यहाँ पे कितना राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे, कितना यहाँ पे आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट आंसर क्रिकेट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिकेट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आप जो कुलदीप यादव से भी अच्छे तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव क्या कहा जाता है, चाइना मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो वहां से भी इसका आंसर आप आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक अगला सवाल था, इसमें ये चीज हमसे पूछी जा रही है, एक मिनट होल्ड करना। हाँ हाँ, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? अब ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है हमसे कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा बता दीजिए, क्या आपकी हो जाएगी। तो जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, यहाँ की मुद्रा हमसे पूछी जा रही, मुद्रा क्या हो जाएगी। तो मुद्रा क्या बताओगे दोस्तों, आप बता दोगे टका। मुद्रा क्या हो जाएगी यहाँ की? टका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा दोस्तों ये आपका हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, टका हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बता दो, अच्छा जो आपका नेपाल है, क्या है जो नेपाल आपका, नेपाल की मुद्रा बताइए क्या है। या फिर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए जो आपका थाईलैंड है, क्या है थाईलैंड की मुद्रा क्या है। या आपसे कभी ये पूछ लिया जाए ये बताओ आपका जो रेनबी यहाँ पे दिया जा रहा है, इसकी मुद्रा बता दो, ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे नेपाल की मुद्रा दोस्तों कभी अगर आपसे पूछी गई, क्या बता दोगे यहाँ पे? नेपाली रुपया। क्या बता दो यहाँ पे? आप बताओगे सीधा सीधा नेपाली रुपया आप बताओगे। थाईलैंड की मुद्रा पूछी गई, क्या बता दो यहाँ पे? भात या बहत, भात या बहत आप यहां बता दोगे। और यहां पे रेनबी अगर मुद्रा कहां की बता दोगे, ये कहां की मुद्रा आपकी हो जाएगी। ये तो मुद्रा ही लिखी हुई, ये मुद्रा कहां की है? मुद्रा आप बता दो चीन की। ये किस देश की मुद्रा हो जाएगी? ये आपकी चीन देश की मुद्रा यहाँ पे आपकी हो जाती है। चीन की कभी अगर मुद्रा पूछी जाती, क्या बता दोगे? रेनबी बताओगे। या फिर यहाँ पे एक नाम और नोट कर लेना, एक और, जो आपकी युआन। चीन की मुद्रा क्या बताओगे? चीन की मुद्रा रेनबी होती है और युआन होती है। ये मुद्रा कहाँ की होती है? चीन की मुद्रा आपके यहाँ पे हो जाती है। वैसे ही दोस्तों आपका जो अगर कभी ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो आपका म्यांमार होता है, म्यांमार की मुद्रा बता दो क्या होती है। तो यहाँ की मुद्रा क्या बताओगे? क्यात। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात मुद्रा यहाँ आपकी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना कि यहाँ की मुद्राएं आपकी क्या क्या आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद उसका एक सवाल आपसे ये चीज पूछी गई थी, ये बताओ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय बता दीजिए, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित आपका हो जाता है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों क्या बताओगे कहाँ पे स्थित हो जाएगा? आप बताओगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना अगर पूछ ली जाए, इसकी स्थापना किस वर्ष दोस्तों हुई थी? किस वर्ष बता दोगे? ये बताओगे 1924 में। 1924 में आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बता दोगे? राइट आंसर आपका यहाँ पे स्थापना 1924 हो जाएगी। इसका स्विट्जरलैंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये दोस्तों यहाँ पे आप काउंट करते चलना, आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सारे पॉइंट पॉइंट चीजें आप यहाँ पे काउंट करते हुए चलिएगा। एक पूछा जा रहा है आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा? किस राज्य में मिलेगा? ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो दोस्तों किस राज्य में मिलेगा? आप राइट आंसर क्या कह दोगे? असम में। ऑप्शन डी आपका दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका असम राज्य है, असम, अब ये बताओ असम राज्य में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य आपके यहाँ पे स्थित हो जाएंगे। एक दोस्तों यहाँ पे ये बताना जो आपका चक्रशिला, ये अभ्यारण्य भी यहाँ पे चक्रशिला आपका स्थित हो जाएगा। वैसे तो एक यहाँ पे क्या बताओगे? एक बताना आप पोबितोर, एक क्या बता दोगे? पोबितोर अभ्यारण्य भी आपका असम राज्य में स्थित हो जाएगा।
एक यहाँ बताना आपके बोरनाड़ी, एक क्या बताओ यहाँ पे बोरनाड़ी, ये भी कहाँ असम में आपका स्थित यहाँ पे आपका हो जाता है। वैसे तो ये उड़ीसा में भी कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए जो आपके अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। जैसे यहाँ पे कभी अगर आपसे पूछ लिया गया उड़ीसा में, अगर ओडिशा राज्य का पूछा जाए कौन कौन से अभ्यारण्य आपके स्थित यहाँ पे हो जाएंगे, तो ओडिशा राज्य के भी सारे पॉइंट यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ कौन कौन से अभ्यारण्य यहाँ पे आपके स्थित यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बताओगे, जैसे एक आप यहाँ पे ये चीज बताना, क्या एक नोट करना आप यहाँ पे सिमलीपाल। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, आप उड़ीसा का नाम यहाँ बता दोगे। इसके बाद अगर आपसे कभी ये पूछा गया क्या नंदन कानन, ये कहां पे स्थित हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में, ये भी आपका स्थित हो जाएगा। इसके बाद आप बताना क्या कोटगढ़, अगर कभी आपसे कोटगढ़ पूछा कि कहां पे स्थित है, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपका एक होता है आप क्या गहीर माथा, एक और नोट कर लेना क्या गहीर माथा, ये गहीर माथा दोस्तों कहां पे स्थित हो जाएगा, ये भी आपका उड़ीसा राज्य में आपका ये स्थित हो जाएगा। तो दोस्तों ये असम राज्य के अभ्यारण्य नोट कर लेना, ये उड़ीसा राज्य के अभ्यारण्य नोट कर लेना। ये आपके वो अभ्यारण्य है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बराबर की गुफाएं, क्या है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बराबर की गुफाएं, तो आप कहां बताओ कहां पे स्थित आपके हो जाएंगे, ये दोस्तों हो जाएंगे बिहार राज्य में। कहां पे, बिहार राज्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये जो आपके बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार के कहां पे स्थित है, कहां बताओगे, जहानाबाद में। बिहार के कहां पे स्थित है, बिहार में ये जहानाबाद में आपकी स्थित यहाँ पे आपकी हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि यहाँ पर आपका नागार्जुन व बराबर की पहाड़ियों पर स्थित चट्टानी गुफाएं हैं जो मौर्य काल से आपकी संबंधित वहां पे आपकी हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी बराबर की गुफाएं दी जा रही हैं, तो बराबर की गुफाओं में एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ये भी नोट कर लेना यहाँ पे कि अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के इकाई के लिए ये बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, यहाँ पे ये नोट कर लेना कि अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए ये आपकी वहां बनाई गई थी। और दोस्तों यहाँ जो महाराज दिया गया, यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट नोट करना कि कभी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती, क्या लिखोगे यहाँ पे एलोरा की गुफा। अगर कभी दोस्तों आपसे ये चीज पूछ ली गई कि ये बताओ आपकी एलोरा की जो गुफा होती है, क्या एलोरा की गुफा, ये कहां पे स्थित हो जाएगी, कहां बता दोगे आप, महाराष्ट्र में। ये कहां पे स्थित हो जाएगी आप बता दोगे महाराष्ट्र में। और कभी अगर आपसे दोस्तों ये पूछ लिया गया एक ये बताओ जो आपके भीमबेटका गुफा, अगर भीमबेटका गुफा आपसे कभी पूछ ली जाती तब आप यहाँ पे बताओ कहां पे स्थित आपका ये हो जाएगा, आप बताओगे मध्य प्रदेश में। कहां पे स्थित होगा ये, मध्य प्रदेश में आपका ये यहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट भी याद नोट कर लेना कि एलोरा की गुफा कहां पे स्थित है या भीमबेटका की गुफा कहां पे स्थित है, इनके आंसर भी आपको यहाँ बता देना है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपका किस राज्य में स्थित आपका हो जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा बिहार। अब बताओ ये कहां पे आपका स्थित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बता देना, ये आप बताओगे क्या मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका सांची का स्तूप होता है, तो एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका सांची का महान आपका ये स्तूप है, ठीक, इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। कभी दोस्तों अगर इसका ये पूछा गया, ये बताओ इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कब हुआ, किसने कौन कराएगा बताओ, कब हुआ था, मौर्य काल में। कब हुआ निर्माण इसका, मौर्य काल में आपका हुआ है। और ये कहां पे स्थित है आपका, तो ये इसका यही नोट कर लेना जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर पूछा गया सांची का महान स्तूप का निर्माण कौन कराएगा, मौर्य काल में आपका ये वहां पे कराया जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पे जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे एक आपका स्तूप और बना हुआ, कौन है, बरहुत। एक स्तूप कौन सा और बना हुआ, एक नोट करना बरहुत एवं बरहुत। और सांची स्तूप तो है ही यहाँ पे लिखा ही आपका
सांची, एक और यही नोट कर लेना, एक तो आपका सांची स्तूप यहाँ पे हो जाएगा। और कभी अगर ये भी आपसे पूछा गया कि जो आपका भरहुत स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है, तो भरहुत स्तूप का भी आपसे अगर पूछा गया तब भी आपको मध्य प्रदेश पे ही आपको वहां पे बता देना है। और दूसरी यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, यहाँ पे जो आपका काल भैरव मंदिर हो गया, ओंकारेश्वर मंदिर हो गया या भोजेश्वर मंदिर आदि भी आपके सारे मध्य प्रदेश में ही आपके वहां पे स्थित आपके हो जाते हैं। और एक यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश का भी एक स्तूप बना हुआ जो कि काफी फेमस है, तो क्या नाम बताओगे इसका? नाम आपको बताना है क्या? धमेक। धमेक स्तूप यहाँ पे लिख लेना। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है, तब आप किसका नाम बताओगे? धमेक स्तूप का पूछेगा तब आपको बता देना किसका नाम, उत्तर प्रदेश में आपका ये यहाँ पे स्थित हो जाता है। अगला सवाल आता है, ये बताओ श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, राजस्थान होगा, मणिपुर होगा, कहां पे आपका ये स्थित है? तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको इसका आंसर क्या बता देना है? आप बताओगे तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और तमिलनाडु में कहां पे स्थित हो जाएगा? ये थिरुपत्तूर में आपका ये स्थित हो जाएगा। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया इसका निर्माण किसने कराया था, क्या निर्माण किसने कराया था, तो क्या बताओगे? यहाँ पे चोल वंश ने। किसने कराया था? चोल राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पे एक बृहदेश्वर मंदिर और है जो यहाँ का तमिलनाडु का फेमस मंदिर है। तो कभी अगर आपसे ये भी चीज पूछी गई, एक हमें ये चीज बता दो, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। तो ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? आप बता दोगे तमिलनाडु राज्य में आपका ये मंदिर वहां पे स्थित आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आता है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगन को समर्पित है? बताओ। अच्छा, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगन को समर्पित है? बताओ, ओणम होगा, पोंगल होगा, थाई पूसम होगा या फिर आपका पेरक्कू होगा? कौन सा आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? ये हो जाएगा थाई पूसम। क्या लिखा? थाई पूसम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यह माना जाता है कि जो थाई पूसम है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र मुरुगन के जन्मदिन का प्रतीक होता है। मुरुगन के जन्मदिन का प्रतीक होता है कौन सा दिन? जो आपका ये थाई पूसम होता है, जब इनका ये त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी याद करना, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दिया आपका ओणम लिखा हुआ, ओणम, इसका राइट आंसर आप क्या कर लोगे? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो आपका ओणम पर्व दिया गया, कौन सा पर्व दिया गया? ओणम पर्व दिया जा रहा है। ये ओणम पर्व ये कहाँ मनाया जाता है? ये बताओगे केरल राज्य। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहाँ मनाया जाएगा? केरल राज्य में। ये 10 दिन तक मनाया था केरल राज्य में, आपका यह 10 दिन तक मनाया आपका जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये पोंगल नृत्य दिया जा रहा है, यहाँ क्या कहोगे? ये कहाँ पे होता है? ये तमिल हिंदुओं का मुख्य पर्व होता है। ये किनका होता है? जो आपके तमिल हिंदू होते हैं उनका ये मुख्य पर्व आपका पोंगल यहाँ पे होता है। तो ये ओणम याद करना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ओणम वाला आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है। ओणम त्योहार कहाँ पे आपका मनाया जाता है? एक सवाल में यह पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया था। किस वर्ष इसको दिया गया था? बस इसको केवल आप इनकी डेट याद कर लेना, वर्ष पूछा जा रहा है। तो वर्ष दोस्तों क्या हो जाएगा? 1990। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये आपका हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जीके अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन शायद और हमारा बच रहा है। ये बताओ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर आपके एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको राइट आंसर क्या बता देना है? 1957। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार आपका फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के शासन के अखंडता, लोगों की साहसी सेवा और
लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवाद के उदाहरण को कायम रखने के लिए आपका ये पुरस्कार वहां पे आपका दिया जाता है। यहां पे वर्ष याद कर लेना 1957 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैथ के सवाल दोस्तों यहां से हमारे सारे स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पे दोस्तों जो आपके 15 क्वेश्चन मैथ के आते इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए कैसे हमें तैयारी करनी है कि अपने एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से हमें देखने को मिल जाए। इसमें यह चीज पूछी गई है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी सवाल, देखो इसमें से कौन संख्या 11 से आपकी विभाज्य है। तो दोस्तों 11 से विभाज्य होने का एक ये रूल मान लो कि देखो जैसे कि यहां मानो लिखा 1 2 3 4। अब ये बताओ क्या 11 से विभाज्य, कैसे आप चेक करोगे? बस आपको क्या चेक करना है, ये एक संख्या छोड़ते हुए दूसरी संख्या ले लो, इनका जोड़ कर लो, अब इनका जोड़ कर लो। अब इनके जो जोड़ आएंगे संख्याओं का, इनका ले लो अंतर। अगर ये 0 हो गया या फिर 11 से वो अंतर कट जाए तो पूरी संख्या आपकी 11 से वहां पे कट जाएगी। अब देखो चेक करके मैं दिखाता हूं, इसमें बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। कौन सा, हाँ ये जैसे जैसे एक संख्या यहाँ क्या लिखी 6589, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6589, ये हमारा जो राइट आंसर है। अब मैं बताता हूं ये हमने कैसे जान लिया कि 11 से कटेगी। अभी मैंने क्या कहा कि आपको एक संख्या लेनी है फिर दूसरी लेनी, एक संख्या छोड़ देनी, आप इन दोनों का योग कर लो। तो आप जो 8 और 2 10 14 इनका योग कितना आपने बताया, ये हो गया 14, ठीक है। अब क्या करो इन संख्याओं को ले लो, अब इन दो संख्याओं को ले लो, अब इनका जोड़ कर दो, ये कितना जोड़ आ जाएगा, यानी कि 9 5 कितना हो गया, ये भी आपका 14 हो गया। क्या हो गया 14 हो गया। अब देखो इनका दोनों का अंतर, इसका अंतर क्या हो गया 0 हो जाएगा, 14 - 14 0। तो अगर 0 आ जाए दोनों का या फिर वो संख्या निकल के आ जाए डिफरेंट का, जो संख्या 11 से कट जाए तो पूरी पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, सीधा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहां पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला सवाल ये आपका आता है, इसमें पूछा गया 1800 के समगुणनखंड कितने होंगे। बिल्कुल इजी सवाल आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये सवाल अपना जो इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पे ये सेम सवाल आपका यहाँ पे हम लखनऊ एआरओ क्वेश्चन रिवीजन करें, जो आपका दानापुर एआरओ का पेपर मैंने कराया था वहां ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो दोस्तों ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या निकल के यहाँ पे आपका आ जाता है। अब दोस्तों एक हम अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ये बताओ 2/3 4/7 और 9/13 का लासा पर क्या होगा। दोस्तों जब भी संख्याएं भिन्न में आपकी दी जाती है, क्या 2/3 लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 4/7 लिखा है, फिर लिखा है आपका 9/13। जब भी ऐसी संख्याएं आपको दी जाए, अब इनका हमसे पूछा जाए एलसीएम बताओ, लासापा बताइए क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा दो ऊपर की संख्याओं का आप लासापा निकाल लोगे। तो ये बताओ 2 और 4 और 9 का लासापा आपको निकालना अच्छी तरह से आता है। तो 2 4 9 का लासापा कितना बताओगे, ये हो जाएगा 36। और जो आपकी संख्या नीचे आपकी दी गई है, नीचे वाली संख्याओं को आपको निकाल देना मासापा HCF निकाल लेना है। देखो इसमें कोई संख्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मासापा क्या कह दो, ये आपका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया, आप सिंपल से कह दोगे 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बता दिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 36 हमारा राइट आंसर आपका आ जाता है। एक अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो एक संख्या क्या दी गई आपको 108 दी गई है, एक संख्या 198। देखो अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपके होते हैं ये ऑप्शन पे हमारे साथ डिपेंड वहां पे करते हैं। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का ले लो डिफरेंट। तो 198 108 घटाया कितना आ गया 90, ठीक है। अब देखो 90 में आप क्या करो, इस 90 की एक ऐसे फैक्टर लो जो यहाँ पे ऑप्शन हमारे दिए वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी होनी चाहिए। अब ये बताओ क्या 12 से हम भाग करें 90 में कटेगा, बिल्कुल भाई नहीं कट रहा है। तो अब 98 ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद 18 दिया गया, 18 देखो 18 से हम भाग कर कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे 18 पंचे 90। ये सवाल आप ऑप्शन से लगाओगे जल्दी आपके हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑप्शन हमें 18 दिया गया, 18 पंचे 90 हमारा होता है, ये हमें पता है कि हम 18 गुणे 5 करेंगे 90 हमारा ये निकल के आ जाएगा। अब यहां बताओ किसी संख्या का गुणा करोगे 90 आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें पूछा जा रहा HCF, तो जो बड़ी संख्या आपकी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, वही आपकी HCF यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो इसका HCF दोस्तों क्या कह दोगे मासापा, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये कह दोगे ऑप्शन सी 18 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इसका राइट आंसर बताइए यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, देखो प्रथम 4 और प्रथम 4 संख्या क्या होगी, पहली संख्या 3 हो गई, एक संख्या 5 होगी, अगली संख्या 7 हो, एक संख्या 11। ये संख्याएं 4 संख्याएं हमने ले ली, क्योंकि क्या दिया गया है, हमें बताना प्रथम 4, क्या लिखा है, प्रथम 4 विषम भी हो अभाज्य भी हो। अब देखो औसत हमें पता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो यहां पे इनका योग क्या हो जाएगा, इनका आप योग कर दो बटे पदों की संख्या, पद कितने आपके हो जाएंगे, 4 हो जाए। अब इनका ऊपर जोड़ो, कितना हो गया, ये हो गया 26 और बटे हो गया 4, 4 से भाग किया क्या आ गया 6.5 आपका हो जाएगा। तो इसका औसत दोस्तों क्या बता दोगे, 6.5, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो बड़ी आसानी से आप इन सभी के आंसर वहां पे निकाल के दे सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, यदि x बटे वाई बराबर 8 बटे 5 और x माइनस वाई बराबर 18 है, तो x प्लस वाई का मान बता दो क्या हो जाएगा। x प्लस वाई का मान हमें बताना है, कितना आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान आप बताइए कितना यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, x बट्टे वाई बराबर 8 बट्टे 5। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमें x अनुपात y बराबर क्या दिया गया, 8 अनुपात 5 हमें दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 8 अनुपात 5 हमें ये सीधा सीधा आपको दिया जा रहा है। आप देखो यहाँ पे दिया जा रहा है x माइनस वाई बराबर क्या है, 18 है, क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया, आपका 18 दिया गया। लेकिन अगर हम इसमें देखें अनुपात में, यहाँ पे देखो क्या है, इनका देखो x की जगह अगर हम कितना रख दें, 8 रख दे, y जगह हम यहाँ 5 रख दें, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपने 8 रख दिया है, यहाँ रख दो 5, ये बराबर आपका 18 हुआ। इनका डिफरेंट कितना हो गया, आपने कहा 3, ये किसके बराबर दिया गया, 18 के। एक बराबर क्या हो जाएगा आपको, 3 18, 6 आ गया। अब देखो हमें किसका मान निकालना है, x प्लस वाई का मान बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 बराबर 6 के है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुणे 6 कर दोगे यहाँ पे, और प्लस अब 5 बराबर क्या रख दो, यहाँ y का मान 5 है, यहाँ पे जहां 5 लिखा इसे 6 से गुणा कर दो। तो यहाँ कितना, इन दोनों को क्या करो, सिंपल सा गुणा कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 8 48 ये हो गया, क्या हो गया, 8 48 यहाँ पे लिख दोगे आप, और प्लस का 5 का 30 कर दोगे, इन दोनों को आप जोड़ो, कितना हो गया 78 यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों कितना आप कह दोगे, ये हो जाएगा 78, 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये वो सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके ही एग्जाम में वहां पूछे गए हैं। तो फिलहाल जो चीजें जैसी आपको बताई जा रही ऐसे आप यहाँ पे नोट करते चलिए, आपका जब भी पेपर लगेगा यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3 अनुपात 5 अनुपात 7 है, और उनके वर्गों का योग दिया गया 1328 है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान बता दीजिए क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का मान हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए उसका राइट आंसर आपका कितना हो जाता है। देखो इसका राइट आंसर क्या कहोगे, यहाँ पे संख्याएं हैं, हमने क्या मान लिया, जो हमारे 3 संख्याएं हमने मानी, हमने यहाँ पे लिख दी जो हमारी संख्या है 3 संख्या। एक संख्या हमने क्या लिखी, हमने माना 3a हो गया, एक हमने मान लिया 5a मान लिया, एक संख्या हमने लिख दी 7a। ये हमने 3 संख्या अपने यहाँ पे लिख दी। अब ये बताओ क्या दिया जा रहा है, उनके वर्गों का योग 1328 यहाँ पे दिया गया है। तो इनका वर्गों का योग करो, 9 एज का वर्ग करो, कितना हो जाएगा, ये आपका 9 a² हो जाएगा प्लस का, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 a² हो जाएगा, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा प्लस का 7 7 49 a², ये आपका हो जाएगा बराबर, ये 1328 यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे लिख दोगे 1328 आपका ये हो जाता। अब इनको जोड़ो,
9 प्लस 25 पर 49 जोड़ा, ये कितना हो गया 83 हो गया। और ए स्क्वायर सब में कॉमन है, ये बराबर आपको हो दिया गया 1328 के बराबर दे दिया गया। अब यहां पे ये बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1328 और बटे का 83 यहां पे हुआ, और 83 जैसे आप इसे भाग करो कितनी बार जाएगा 16 बार। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट आपका 16 हो जाएगा, कितने वर्गमूल होगा 4 का यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ इनमें से बड़ी संख्या क्या, एक 3a है, एक 5 है, एक 7 है। यहां पे हम ये कह सकते हैं 7a हमारी बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7। एक जहां लिखा वहां लिख दो 4, तो 7 गुणे 4 करो कितना बार निकल के आ जाएगा 28 आपका निकल के आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे 28। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए कि कैसे इसका आंसर वहां पे आपका आएगा। अब देखो एक सवाल ये पूछा गया है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान होती है। यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व 15 वर्ष थी तो पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए क्या हो जाएगी। ये सवाल अपना जो मैंने कराया था कल का एक सेट दानापुर एआरओ में, ये सेम क्वेश्चन वहां पे आपका रिपीट भी हुआ था। तभी मैं कह रहा था कि आपका एक एआरओ क्वेश्चन दूसरे एआरओ में बहुत बार वहां पे रिपीट आपका हुआ करता है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, आप ये बताओ यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के समान थी। पहले ये बता दो यहाँ पे कि जो पुत्र है इसकी वर्तमान आयु क्या थी। ठीक है, देखो यदि पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष, यानी 5 साल पहले वो 15 साल का था, तो वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में ये बता दो, वर्तमान में इसकी आयु 20 साल हो जाएगी। अगर 5 साल पहले 15 साल का था, आज क्या साल का 20 साल का हो गया। अब ये बताओ हमें कि पिता की वर्तमान आयु पूछी जा रही, किसकी, पिता की। अब देखो यहां पे क्या दिया स्टार्टिंग में, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर है। तो जब इस पुत्र का जन्म हुआ था, पुत्र का जब जन्म हुआ था तो पिता कैसे साल का था, तो उस समय पिता था यहाँ पे 20 साल का। यही तो दिया जा रहा है कि क्या दिया गया, समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के समान थी। तो पुत्र अगर 20 साल का है, जब इसका जब पैदा ये हुआ था तो पिता 20 साल का था। तो अब अगर पुत्र मान लो 20 साल को हो गया, यानी पैदा होगा, कोई वर्ष रहा होगा नहीं, मान लो 0 वर्ष वहां पे था, तो अगर वो 20 साल का हो गया तो पिता आज क्या हो जाएगा 20 साल, पिता भी तो बढ़ जाएगा, तो पिता वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, आप कह दोगे 40 वर्ष का। कितने साल का हो जाएगा 40 वर्ष कह दोगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से करनी है। वहां पे देखो एक सवाल दिया गया, यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट होगा, टी जो है एस का कितना परसेंट होगा, ये चीज हमसे यहां पूछी जा रही। कैसे निकालोगे, देखो यहां पे हमने लिख दिया, एक संख्या लिखी एस, यहां पे लिखा हमने टी। ठीक है, दिया जा रहा एस जो है टी का 160% है, यानी कि अगर टी आपका 100 है, एस कितना हो जाएगा 160 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको यानी जो आपकी बड़ी संख्या है काट लो, कितना हो जाएगा, ये 0 0 आपने काटा, 2 से काट दो यहाँ पे, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 यहाँ पे हो गया। अब देखो अब क्या दिया जा रहा है, ये बताओ जो टी है एस का, जो टी है आपका ये एस का, देखो जिसके साथ का लिखा रहता है वो संख्या आपको हमेशा नीचे लिखनी है। तो एस का बोला जा रहा है, एस लिखो वो नीचे। अब बच्चा टी ऊपर लिख दोगे, 5 ऊपर, कितना परसेंट है गुणे 100 कर दोगे। अब काटो कितना हो जाएगा, 500/8 करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे 62.5% हमारा ये आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना कह दोगे आप यहाँ पे 62.5। हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा ये निकल के आपका यहाँ पे हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले सवाल दोस्तों ये एक चीज पूछी जा रही है, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितना परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह जो है वो आपका अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई भी चेंजमेंट आपका यहाँ पे ना हो। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से आप देखना। देखो यहाँ पे क्या दिया था, जब भी ऐसा सवाल में एक बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, बस सीधा रखोगे आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है, मूल्य में 24% की कमी, जितने परसेंट की कमी की गई आप सीधा लिख दो ऊपर। ठीक है, बटे में क्या कर दो, बटे में कर दो 100, फिर क्या उसी में जो 24 दिया गया माइनस कर दोगे,
परसेंटेज क्या कर दो गुड़े आप यहाँ पे सो, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। यानी कि बताओ कि 24% की हमने यहाँ पे कमी की थी, हम कितना बढ़ा दें कि उसके उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। बस सिंपल सा जितना परसेंटेज रहेगा दिया जाएगा, जितना कमी होगी ऊपर लिख दोगे और उसके अरे कितना बढ़ाना चाहिए वही उसे 100 - 24 कर दो, गुणे 100 कर दो, आपका सीधा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको यही ट्रिक वहां अपनानी है, तो बड़ी जल्दी आपका इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं जो कुछ प्रैक्टिस आगे कराऊंगा तब सारे चीज आपको अच्छे से वहां पे क्लियर आपको हो भी जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, 24 गुणे 100 करो, कितना हो गया, ये आपका 2400 हो गया यहाँ पे, और 100 में 24 माइनस कर दिए आपका कितना हो गया, 74 76 हो गया। और तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, यानी कि जो आपका 2400 है 76 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 3 बार जाएगा, हासिल आएगा, फिर 1 बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे, फिर क्या बार जाएगा 5 बार। तो ये आप लिख लेना 31.5% हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से बताइए क्या आंसर इसका यहाँ पे निकल के आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से यहाँ पे देखो क्या दिया। तो यहाँ पे आप लिखा, हमने क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया। जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका जो मार्क प्राइस है इसका क्या लिखा हमने, 16/25 यहाँ पे आपने कर दिया। क्या कर दिया, 16/25 हमने यहाँ पे यही दिया जा रहा है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पे जो उसका सेलिंग प्राइस है हमारा, उसके अंकित मूल्य का 16/25, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो यहाँ पे क्या होगा। आप देखो अब ये मार्क प्राइस अगर यहाँ पे ले आए तो क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस बटे मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 16/25 आप यहाँ पे लिख दोगे। आप देखो अब अनुपात क्या हो गया, यहाँ पे 16:25 आ गया। बड़ी सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 16:25 आपका यहाँ पे आ गया आंसर। तो राइट आंसर क्या बता दोगे इसका, 16:25, यानी क्या बताओगे आंसर। पूछा किसका जा रहा है, यहां देखो क्या लिखा हुआ, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है 25, तो इसका रेशियो क्या हो गया हमारा 25:16। ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कि कैसे आंसर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। और ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ही वहां पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करनी है अच्छे से। अब एक सवाल ये पूछा गया है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का परसेंटेज बता दीजिए कितना यहाँ पे हो जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहां पे आया तो सिंपल से क्या चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, एक तरफ यहाँ पे आप लिख लो वस्तु और यहाँ पे लिख लो, एक तरफ लिख दो यहाँ पे रुपए, एक तरफ यहाँ पे लिख दो रुपए। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। खरीदता मतलब क्या हो गया आपका, क्या हो जाए कास्ट प्राइस यहाँ पे हो गया। यहाँ पे वस्तुएं कितनी है, वस्तु नीचे लिख दिया आपने 15 रुपए के नीचे हमने लिख दिया 10 रुपए। फिर क्या दिया गया, 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, तो 10 वस्तुएं यहां लिख दिया, 10 वस्तुएं 15 रुपए में यहां बेचता है, ये आपको लिख दिया। अब सिंपल से क्या करना है, इनका तिर्यक आपको गुणा कर देना है। तो 100 10 गुणे 10 किया, ये आपका 100 हो गया, और ये 15 गुणे 15 किया, ये कितना हो गया आपका 225 यहाँ पे आपका निकल के आ गया। ये दोस्तों आपका क्रय मूल्य निकल के आया है, ये आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपका हो जाता है। अब लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पे लाभ कितना हो, 100 के समान 225 बेची, लाभ कितना हुआ आपका 125 का। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है कैसे निकालोगे, 125 बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या करोगे 100 करोगे, यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना लिख दोगे यहाँ पे 125% आपको यहाँ पे हो जाए। कितना प्रॉफिट हो रहा है 125%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आता है, इसमें यह पूछा जा रहा है किसी वस्तु की सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर
10% की छूट 100 रुपए होती है। अगर जो 10% की छूट है वो 100 रुपए होती है, तो हमसे पूछा जा रहा है उस वस्तु की सूची मूल्य बता दो, क्या यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे एक चीज हमें ये पता है, ये बताओ जो आपका ये 10% होता है ये क्या होता है, 10% का परसेंट है, ये आपका 1/10 यहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज ये बता दो, अगर किसी चीज जो मार्क प्राइस है, यहां पे हमने लिखा सेलिंग प्राइस, अगर किसी चीज का अंकित मूल्य 10 रुपए था, 10 रुपए था, उसमें आपने 1 रुपए का डिस्काउंट वहां पे कर दिया, बेचोगे कितने का, बेचोगे भाई 9 ही रुपए का तो आप बेचोगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं हो रहा है, ये 1 रुपए एक बराबर दिया गया 100 के बराबर, यह दिया जा रहा है कि 10% की छूट जो है 100 के बराबर है, उस वस्तु की सूची मूल्य बताओ। तो उस वस्तु का सूची मूल्य ये पूछा जा रहा है। तो 1 बराबर अगर 10 के आपको यहाँ पे हो गया, तो ये 100 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर हो जाएगा। इसको गुणा करो कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका 1000 रुपए आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। अगर यहां से हमसे विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं हम 9 गुणे 100 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 900 यहाँ पे निकल के आता है। तो विक्रय मूल्य आपका 900 होता है, लेकिन हमसे सूची मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्या कह दोगे, आपका 1000 हो जाएगा। क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, क्या दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी यहाँ पे ले लीजिएगा। अगले सवाल दोस्तों ये आपसे पूछी जा रही एक चीज यहाँ पे, ये बताओ यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या करोगे, 15 आदमी 18 दिन में, क्या किया हमने, 15 आदमी 18 दिन में यहां पे लिख दिया। फिर क्या कहोगे यहाँ पे, 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। तो हमने माना कि 12 आदमी उस घर को x दिन में यहां बना देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 गुणे 18/12 करोगे। अब इसे 3 से काटो, क्या हुआ, 3 पचे 15, 3 18, 6 18, 5 गुणे 3 5 15, कितना हो गया 5 15। यही चीज दी जा रही ना यहाँ पे 12 45। एक फिर से देखना यहाँ पे, देखो पहले क्या दिया गया, 15 आदमी 18 दिन, 15 गुणे 18 कर दिया हमने, सही है। और 12 आदमी आगे लिख दिया, कितने दिन बनाए, एक दिन में। तो x बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा 15 गुणे 18/12। 3 से काटा, 3 चौक 12 हुआ, 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15। तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 जो होता और कुछ कट रहा है, 2 से काटो, से 2 दूना 4 हुआ, 2 से काटा, ये आपका यहाँ पे 9 हुआ। तो 5 9 45 इधर हो गया आपका /2 हुआ, और 45/2 करोगे, काटो 2 से भाग करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, 22.5 दिन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22.5 दिन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या कह दोगे यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में प्रैक्टिस जरूर करिए कैसे इसका आंसर यहाँ पे आपका आ रहा है। दोस्तों ये मैथ का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जिंदगी के 5 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि उन क्वेश्चन में क्या चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। इसमें पूछा गया है, यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन का आयतन बता दो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो आपका घन है इसका कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल 600 है, तो भुजा निकालो। यहां पे हमें दिया गया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। ये बराबर क्या किसके दिया गया है, ये बराबर दिया गया 600 के। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका करोगे आपका 10 निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ, अच्छा जो आपका घन होता है, घन का ये बताओ आयतन क्या होता है। तो घन का जो आपका आयतन होता है ये क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो अगर भुजा 10 है, इसका क्यूब करोगे, 10 का क्यूब करोगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करोगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आपका हाँ जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आपका ये आ रहा, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों का आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही आपका हो जाएगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन में आपके जब भी पेपर में आएंगे ये सारे आपको यहाँ पे चेक करने होते हैं, तभी आप इनका आंसर वहां पे निकाल पाएंगे। दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हमेशा आप ये करना, जो लास्ट वाला ऑप्शन आपका होता है इसको लेके आपको हमेशा चलना है। ज्यादा चांस आपके या तो ये डी हो गया या सी होगा, यही ज्यादा आंसर आपके सही होते जब इस टाइप वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है। तो अगर हम ये मान नीचे ऑप्शन अगर ये लेके चले, ठीक है, यानी जहां पे बराबर है वहां हम प्लस लगा दे, जहां प्लस है वहां हम बराबर कर देंगे, बस इन दोनों मान आपको चेंज करने हैं। जैसे यहां लिखा 18/3, तो यहां पे जब 18 ये भाग लिखा, ये 3 सीधा सीधा आप यहां पे लिख दोगे। इसके बाद लिखा है माइनस, माइनस हमें कोई छेड़खान वहीं कर, माइनस का क्या लिख दोगे 5, जहां बराबर है वहां क्या कर दोगे प्लस, यहां पे क्या करोगे सीधा प्लस करोगे, यहां पे लिख दोगे 10, 10 यहां पे क्या कर दोगे गुड़े, यहां किया आपने गुड़ा, और जहां प्लस है वहां कर दोगे बराबर, तो यहां लिख दिया 21। अब बस अब क्या करना है आपको, यहां क्या हो जाएगा 10 गुड़े 2, क्या लिखा है 10 गुड़े 2, ठीक है। अब बस इसे आपको यहां पे सोल्व कर लेना है। अगर ये 21 के बराबर आपका आ जाता है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। देखो अब इसको सोल्व कैसे करें, पहले भाग हमेशा सोल्व होता है, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, अगर ब्रैकेट नहीं, अगर ब्रैकेट होते हैं सबसे पहले ब्रैकेट वहां पे सोल्व करते हैं। 3 का भाग 18 में करो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, माइनस का, यहां क्या लिखा आपका 5 लिखा है और प्लस का, फिर 10 गुणे 2 करो, कितनी बार जाएगा 10 दूना 20, यहां पे आपका हो गया। अब देखो यहां जोड़ो, और 20 और 6 कितना हो गया 26 आपको हो गया, 26 से -5 कर दो, ये किसके बराबर आ गया 21 के। यानी अगर ये आपका 21 के बराबर आ गया तो आप सीधा कह दोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर डी राइट ना मिलता हमारा, फिर हम इसके बाद इसके ऊपर वाला ऑप्शन चेक करते, हम यहां से अपना आंसर निकालते, यहां से भी आपका आंसर निकल के आपका वो आ जाता। इसके बाद एक अगले सवाल में पूछा गया है, यदि ये सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, तो ये बताओ निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। इसमें दिया गया है ये जो सिंबल आपका बनाया जा रहा है इसका मतलब है भाग, और जहां पे ये हैज बनाया जा रहा है इसका मतलब है गुणा, जहां पे ये डॉलर बना हुआ है इसका मतलब है प्लस। तो यहाँ पे जो ये सिंबल रखे हुए वहां पे ये सारे मान आपको यहाँ पे रख देने, उसके बाद इसका आंसर आपको निकालना, फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आपका आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलेगी। कैसे निकालोगे, यहाँ पे जितने सिंबल रखे सिंबल हटा के सारे संख्याएं लिख दो। जैसे यहाँ पहले क्या लिखा आपने लिख दिया, यहाँ पे 10 आपने लिखा, 10 का मतलब 10, ये हैज का मतलब क्या है यहाँ पे गुणा, तो वैसे एक एक करके सारे मान आप यहाँ पे रख दोगे। गुणे क्या किया आपने 25 यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका एवरेट है इसका मतलब है भाग, तो यहाँ पे क्या रखोगे, अब यहाँ पे रख दोगे, आप भाग बना दोगे। अब यहाँ बताओ आगे क्या लिखा है, डॉलर लिखा है, डॉलर का अर्थ है आपका प्लस, तो यहाँ पे इसके आगे क्या हो जाएगा 25 भागे यहाँ पे कर दोगे आप 5 कर दोगे, डॉलर का मतलब प्लस है। और इसके बाद क्या लिखा है आपका जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ माइनस कर दोगे 10। यानी ये सारे वैल्यू आपको एक एक करके यहाँ पे रख लेने। अब कैसे सोल्व करना है, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा सोल्व करने का आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे भाग को सोल्व करना होता है। तो भाग वाला सिंबल दोस्तों यहाँ पे आपका बना हुआ है, तो जब ये 25 का भाग 5 में करोगे, यहाँ पे क्या करोगे ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो 5 हो गया, तो 10 गुणे ये हो गया आपका 5 हो गया, ये सोल्व हो गया। आगे क्या लिखा है यहाँ पे प्लस का 20 लिखा, माइनस का 10 लिखा, फिर क्या सोल्व करोगे गुणा, तो यहाँ पे 10 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 50 हो गया, और प्लस का 20 माइनस 10, आप क्या करो जोड़ दो, 50 और 20 क्या हो गया 70 हो गया, 70 माइनस यहाँ पे क्या करोगे 10, और 70 10 जैसे ही माइनस करोगे क्या निकल के आ जाएगा आपका 60 निकल के आ जाएगा। तो क्या कहोगे सिंपल सा आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बस जो यहाँ पे जैसे चीजें आपको दी जा रही वैसे वैसे आप सारी चीजें लिखते जाइए, आपका आंसर सीधा सीधा वहां पे निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, यदि आज रविवार है तो 79 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो यहाँ पीछे का दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो 79 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो पहले का पूछा जा रहा है। पहले निकालो विषम संख्या क्या होगी, तो जो आपका 79 दिन पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या करो 79 दिन को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से जब इसे भाग करोगे कितना शेषफल आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कितना शेषफल आएगा
आपका यहाँ पे 2 शेषफल आएगा, यानी 2 आपका विषम दिन यहाँ पे आ गया। क्या हो गया? 2 विषम दिन। यानी आपको 7 से पहले भाग है, 7 से काटा, 7 के साथ कट गया, 9 से डिवाइड करो, 7 के साथ 2 शेषफल बच रहा है, वही 2 हमने लिख दिया, यहाँ विषम दिन हो गए। अब यहाँ पे दिन क्या बताया जाए? यदि आज रविवार है तो ये बताओ, अगर आज का रविवार है तो अब 2 विषम दिन आए तो पीछे जाओ, यहाँ एक दिन आप पीछे आओ, क्या हो जाएगा? आप बताओगे शनिवार हो जाएगा। इसके एक दिन और पीछे आ जाओ, क्या बताओगे? यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो गया? शुक्रवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे शुक्रवार हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका, इसका क्लियर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आपका आता है, एक आपको सीरीज यहाँ पे दी जा रही है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या आपका आएगा? दो एन से आपका ओ हुआ, ओ से पी हुआ, पी से क्यू हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक आपकी सीरीज चल रही, ये आपको जब इसको सॉल्व करोगे तभी आप इनके आंसर वहां पे निकाल पाओगे। देखो एन के में एक जोड़ो, क्या हुआ? ओ हो गया, ओ में एक जोड़ा पी हो गया, पी में एक जोड़ा क्यू हो गया। अब क्यू में आप जब एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा? ये बता दोगे आप। यहाँ पे पहली संख्या हमारी क्या होगी? आर होगी। अब देखो आर चेक करो कौन कौन से ऑप्शन, 2 में बच रहे हैं, ये 2 आंसर हमारे हो ही नहीं सकते हैं। अब बच रहे हैं केवल 2, अब ये हो सकते हैं हमारे। अब देखो अब आगे फिर बढ़ो, यहाँ पे देखो पी आर से जोड़ा एस हुआ, एस में एक जोड़ा टी हुआ, टी में एक जोड़ा यू हुआ। अब यू बताओ एक और जोड़ दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वी आपका हो जाएगा। तो यहाँ वी देखो किसमें है? वी इसमें है, इसमें नहीं है। तो आप यहीं से सीधा सीधा आंसर बता देना कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर, सिंपल सा आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये अपनी क्लास का एक ये लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी करना, उनका रिवीजन करना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाएंगे, लेकिन जो चीजें बताइए सारी चीजें आप ध्यान से वहां पे तैयार करते हुए चलना। अब यहाँ पे दोस्तों एक सीरीज आपकी दी जा रही है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या कौन सा डिजिट आपके यहाँ पे निकल के आएगा। अब जोड़िए, देखो 14 से 16 हुआ, कितना आप बताओ कितना बढ़ रहा है? 14, 15, 16, 2 बढ़ गया। 16 से आपका 21 हुआ, कितना बढ़ गया? आपने कहा 5 बढ़ गया। अब ये 21 से आपका 32 हुआ, कितना बढ़ गया? आपने कहा ये 11 बढ़ गया। अब वैसे ही आपका ये बताओ 32 से आपका यहाँ 49 हो गया, 49 से कितना बढ़ा? आपने कहा ये 17 आपका बढ़ गया। और 49 से आपको ये 72 हो गया, कितना बढ़ गया? आप कह रहे हो ये 23 आपका यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे दी गई जो श्रृंखला है, ये एक जोड़कर एक अभाज्य संख्या ली गई, यानी क्या हुआ? एक छोड़कर अभाज्य संख्या ली जा रही है। तो यहाँ पे इसके आगे कौन सी अभाज्य संख्या आपकी आ जाएगी? आप कह दोगे सीधा सीधा 31 यहाँ पे कह दोगे। अब ये बताओ यहाँ पे जब इसमें 31 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 103 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 103 आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर क्या बता देना आपको? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाते। यानी यहाँ पे जो आपकी जो श्रृंखला दी जा रही है, ये आपकी एक अभाज्य संख्या छोड़ के एक अगली संख्या यहाँ पे ली जा रही है, उसी अगली संख्या को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे ऐड करोगे, यानी जो 72 यहाँ पे दिया गया, इस 72 में आप जैसे ये अपना 31 ऐड करोगे कि कितना हो जाएगा? 2 1 3 यहाँ पे हो गया, 7 3 ये आपका 10 हो गया, 103 हो गया। यही 103 यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए गए, हर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। आपका जब भी पेपर लगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से वहां पर तैयार करके आपको वहां पे जाना है। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।